लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हो, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इवन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वहां पे भी कुछ माइक्रोमोलिक्यूलर लेवल पे इंटरेक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से एटलीस्ट सिंगल सेल फॉर्मेशन हुआ है। इसलिए बिल्ड करोगे हम नहीं तो कोई नहीं, तब फिर क्या होगा, सेल्स बोलेगा अरे भाई बाहर कुछ गड़बड़ चल रहा है, एंड दे विल स्टार्ट टू बिल्ड टेंशन कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। एंड एज आई ऑलवेज से, बॉडी लव्स टू कीप यू इन होम्योस्टैटिक स्टेट, तो आपको बचाने का कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप तब भी ईगो को नहीं छोड़ोगे, क्या आउटपुट में दिखेगा? आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब देखिए ना मेरा बीपी हाई हो गया, और उनके बात नहीं है भैया किसका है, इवन दे डोंट नो, देन दे विल रेस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल क्यू। जब वहां दिख रहा है कि सब डांस कर रहा है, तो दे विल ऑल्सो स्टार्ट डांसिंग। तो अब आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखने वाले हैं। ये भी एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ इट इज सेड लाइक कि ऐसा नहीं है कि मिसेस वर्मा अकेले बैठे रह सकती है घर में, अकेले बैठे सकती है। तो दिस फीमेल कैन नॉट लिव अलोन, दे नीड टू इंटरेक्ट विद अदर फीमेल। वो बोला जाता है ना, जहाँ दो चार फीमेल एक साथ बैठ जाए तो वो मछली बाजार क्रिएट हो जाता है। तो दीज फीमेल नीड टू इंटरेक्ट, तो जैसे ये फीमेल इंटरेक्ट, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है दे आर ऑल्सो इन कंटिन्यूअस इंटरेक्शन। ओके, तो these particles are also in continuous interaction। और अगर ये इंटरैक्ट ही नहीं करेगा तो ये जो सेल फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, सेल फॉर्मेशन नहीं होगा तो टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होगा, और टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होगा तो बहुत हम लोगों को ऑर्गेनिज्म का ही फॉर्मेशन नहीं देखा जा सकता। तो ये बहुत जरूरी है कि ये जो पार्टिकल्स इंटरैक्ट हो रहे हैं ये कंबाइन हो, बाइंड हो इनटू सम फॉर्म। ठीक है, अगर ये फॉर्म नहीं ले पाता है तो समहाउ आपको क्या देखने को मिलेगा एज एन आउटपुट, कि वहां पे कोई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है। तो अगर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन आपको देखना है तो उसके लिए इंटरेक्शन का होना बहुत जरूरी है, और ये स्पेस में चल रहा है, ये हमारे आसपास के स्फीयर में ये जो इंटरेक्शन है ये एनी टाइम चल रहा है। ओके, जैसे अगर हम यहाँ बात करते हैं दैट ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू दिस अंडरलाइंग इंटरेक्शन ओनली। तो जितने भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हो, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इवन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वहां पे भी कुछ माइक्रोमोलिक्यूलर लेवल पे इंटरेक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से एटलीस्ट सिंगल सेल फॉर्मेशन हुआ है। तो ऑर्गेनिज्म में अगर आपको ये फॉर्मेशन देखना है तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है इसका होना बहुत ही जरूरी है, राइट? देन बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शंस की वजह से क्या हो रहा है, द प्रॉपर्टीज, यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं, अगर आप देख रहे हो प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू, टिश्यू के बारे हम लोग जानते ही हैं। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सर्टेन स्पेसिफिक एक्टिविटीज, राइट? जैसे ब्लड एक टिश्यू है, तो उसमें कई डिफरेंट टाइप्स के सेल्स इन्वॉल्व है, एंड उसका फंक्शन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू के नाम तौर पे ये नेम्ड है, और इसका फंक्शन क्या है? न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, गैसियस एक्सचेंज करवाना, जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो वो भी टारगेट सेल तक पहुंचाना। तो कनेक्टिव ये जो ब्लड है इसका फंक्शन कुछ इस तरह से बना हुआ है, और उसमें ही डब्ल्यूबीसी भी है, आरबीसी भी है, प्लेटलेट्स है, सारे फंक्शन उसमें परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू दिख रहा है तो इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनी कंस्टिट्यूएंट सेल। तो ब्लड का जो प्रॉपर्टी दिख रहा है, जो मैंने कहा कि वो गैसेस एक्सचेंज करवा रहा है, फूड पहुंचा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर सेल में इन्वॉल्व है। आप अगर माइक्रोस्कोप में लेके बैठोगे कि आई जस्ट वांटेड टू नो कि कौन सा स्पेसिफिक सेल है जो गैस एक्सचेंज कर रहा है, तो यू वोंट फाइंड। आपको ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ ब्लड में दिखेगा जो ये परफॉर्म कर रहे हैं, सिमिलर टाइप फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन एनी कंस्टिट्यूएंट सेल, किसी एक पर्टिकुलर सेल में ये नहीं दिखेगा, रेदर इट अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ, ये कैसे अराइज हो रहा है? इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल। तो किसी इंडिविजुअल सेल में आपको ये चीज नहीं मिलेगा,
ये जो प्रॉपर्टी है ये कैसे अराइज हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ द सेल। ओके, तो जैसे मैंने कहा ना, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप देख लो, सपोज करो कोई सी भी बड़ी कंपनी देख लो, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक उसका ओनर की वजह से वो पूरा कंपनी है। It is because of the interaction of all the small employees, management employee and all the people together as a unit, जो आपको उसका फंक्शन एज एन आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी टिश्यू में भी अगर आपको टिश्यू का जो भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दिख रहा है, वो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सेल में दिख रहा है, ये अराइज हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ दोज पर्टिकुलर सेल्स होल्ड टुगेदर, इसलिए आपको वो फंक्शन दिख रहा है एग्जिस्टेंस में। तो ये तो टिश्यू लेवल के हो गए। देन द प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनिल्स, but it arises as a result of interaction among the molecular constituents comprising the organelles. तो अब हम लोग ने बात किया था अभी टिश्यू के रेफरेंस में कि टिश्यू का जो भी प्रॉपर्टी है वो किसी पर्टिकुलर सेल में नहीं मिलेगा। तो सिमिलरली जो सेल्स के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, जैसे सेल के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, सेल के अंदर आपको गोल्जी बॉडी दिखेगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस दिखेगा, तो ये सब क्या हो गया? सेल के ऑर्गेनल्स हो गए। अब जो ये ऑर्गेनल्स की जो प्रॉपर्टी है ये किसी पर्टिकुलर ये में नहीं मिलेगा, उसके लिए ये ऑर्गेनल्स को आपस में इंटरैक्ट करना पड़ेगा, तभी वो एज अ कंस्टिट्यूएंट सेल के तौर पे फंक्शन कर पाएगा। अगर आप मान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को अलग कर दीजिए किसी एक सेल से, न्यूक्लियस को अलग कर दीजिए, और भी जो बाकी ऑर्गेनल्स है उनको अलग कर दीजिए, तो आपको क्या लगता है वो सरवाइव करेगा? आई मीन टू जो फंक्शन है सेल का, क्या वो परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इन सभी ऑर्गेनल्स का एक साथ होना बहुत ही इंपॉर्टेंस है, तभी वो एज अ सेल परफॉर्म कर पाएगा अपना फंक्शन, अदरवाइज वो एज अ सेल अपना फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्लियर? देन these interactions result in higher level of organization. अब ये जो इंटरैक्शन है, ये हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रिजल्ट करेगा। आप ये देखो 10 मजदूर आ गए कोई एक पर्टिकुलर काम को कर रहे हैं, तो उसका एक आउटपुट आएगा, जिस आउटपुट को लेकर वो फर्दर एक हायर लेवल तक पहुंचाएगा, वो हायर लेवल जाएगा मार्केट में, उसको शोकेस करेगा, बिचवाएगा, और उसका जो प्रॉफिट आएगा वो अपने मालिक के पास ला के देगा। देन मालिक विल डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट अबाउट दिस थिंग। तो इस तरह से आपको क्या दिख रहा है? एक पर्टिकुलर हायरार्की फॉर्मेशन दिख रहा है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेशन दिख रहा है। तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, these interactions actually result in the higher level of organization. तो आप इस चीज को इमेजिन करो, छोटे छोटे ऑर्गेनल्स एक साथ आए बन गए सेल, छोटे छोटे सेल एक साथ आए बन गए टिश्यू, बट इंडिविजुअली तो कोई सरवाइव नहीं कर पाए, इनका इंटरेक्शन होना बहुत ही जरूरी है। दे नीड टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर, देन ओनली दे विल सर्वाइव एज अ होल यूनिट, राइट? अब हम लोग सोचते हैं कि भैया इंडिविजुअली हम सरवाइव करेंगे, वी विल से प्राउडली हम नहीं तो और कोई नहीं, ऐसा नहीं होगा। जस्ट लाइक आपके अंदर में, बॉडी के इंटीरियर में जैसे सब एक साथ इंटरैक्ट होना चाहता है इन ऑर्डर टू कीप यू अलाइव, वैसे ही आपको भी अपने सोसाइटी के बाकी लोगों के साथ इंटरैक्ट करना होगा इन अ मच फ्रेंडली वे, जिस तरह से सेल्स, उसके ऑर्गेनल्स, उसके टिश्यूज वगैरह जो भी है वो फ्रेंडली वे में। अब इमेजिन कीजिए माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, अगर उसका ईगो हर्ट हो जाए, वो बोलेगा हम एनर्जी देते हैं, हम बात नहीं करेंगे न्यूक्लियस से, हम बात नहीं करेंगे बाकी राइबोसोम से, व्हाट विल हैपन? द रिजल्ट विल बी कि आपको, आपके बॉडी में एनर्जी नहीं होगा, आप थके थके दिखोगे, बुझे बुझे दिखोगे। तो जब वो ईगो आपके ऑर्गेनल्स के अंदर नहीं है, तो एज एन इंडिविजुअल आपके अंदर क्यों है भाई? खुल के जियो, सबके साथ इंटरैक्ट करो, व्हाई टू गेट एंग्री, व्हाई टू फील जेलस, व्हाई टू फील द ईगो? जब आपके ऑर्गेनल्स के अंदर ईगो नहीं है, देन व्हाई यू आर बिल्डिंग ईगो समथिंग आर्टिफिशियली ऑन टॉप ऑफ यू? सो एज एन ऑर्गेनिज्म
We are not a single person, but we are a colony of a trillion cells who love to be in a happy interaction. अब आप सुपरफिशियली बिल्ड करोगे हम नहीं तो कोई नहीं, तब फिर क्या होगा, सेल्स बोलेगा अरे भाई बाहर कुछ गड़बड़ चल रहा है, एंड दे विल स्टार्ट टू बिल्ड टेंशन कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है. एंड एज आई ऑलवेज से, बॉडी लव्स टू कीप यू इन होम्योस्टैटिक स्टेट. तो आपको बचाने का कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप तब भी ईगो को नहीं छोड़ोगे, क्या आउटपुट में दिखेगा? आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब देखिए ना मेरा बीपी हाई हो गया. ये बीपी हाई लो होते रहेगा बिकॉज आप माइंड में ये सब ईगो पाल रहे हो. इंटरैक्ट एज मच एज पॉसिबल. अगर किसी ने बोला ना, वो गांधी जी कहते हैं एक गाल में थप्पड़ मारो दूसरा बढ़ा दो, वो क्यों बोले? गांधी जी एकदम बायोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़े हैं. इट माइट बी कि उनके टीचर ने बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ा है गांधी जी को. उन्होंने बोला कि जब माइक्रोमोलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट कर रहा है, देन यू आल्सो डोंट फाइट विद अदर. तो गांधी जी बोले अच्छा बात है, अगर कोई हमको एक गाल में थप्पड़ मारे हम दूसरा भी बढ़ा दें. इंटरैक्ट, ओके, एंड देन देयर बाय एटलीस्ट कुछ नहीं भी होगा तो यू विल बी द हैप्पी पर्सन स्प्रेडिंग हैप्पीनेस. और अभी थोड़ी देर में फ्लो चार्ट में हम लोग देखेंगे दैट इवन द मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट. तो अगर आप हैप्पी हो तो यू विल सेंड द वाइब्स ऑफ योर हैप्पीनेस इन द सराउंडिंग मॉलिक्यूल. वो मॉलिक्यूल्स आपस में क्लब करेंगे, वो फिर आगे spread करेंगे हैप्पीनेस, राइट? So see how beautiful is this nature. With this interaction, the entire organization is possible. So if you stop interacting in a friendly manner, then there will be something chemical locha going inside you, and this chemical locha might result into something like a disease like heart attack, heart pain, chest pain, और पता नहीं कितना कितना बीमारी यहीं से चालू हो जाएगा. Okay, then this is true in the hierarchy of organizational complexity of all levels. तो अब ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसा ह्यूमन है तो वी विल हैव द एम्पैथी टुवर्ड्स द अनदर ह्यूमन. नहीं, ऐसा नहीं है. अब आप चल रहे हैं रास्ते में, कोई डॉग दिख गया, पत्थर उठा के मार दिया बिना बात, ऐसी उसका भी इमोशन हर्ट होगा, वो भी शाउट करेगा, कहाँ करेगा. तो वो भी नहीं करना है आपको. ये जो इंटरेक्शन है ये आपको समझना होगा कि दिस इज ट्रू विथ ऑल द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दैट इज अराउंड यू. ओके, इवन अ हाउस फ्लाई विच इज अराउंड यू, उनके अंदर में भी ये इंटरेक्शन हो रहा है. दैट इज द रीजन कि वो आज सर्वाइव कर रहा हाउस फ्लाई, राइट? तो ये ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की जो है, ये जो हायरार्की है ये ट्रू है. It is true of the organizational complexity at all levels. सभी लेवल में जितने भी complexity आपको दिख रहा है, right from simple house fly to a human being which is a very complex machinery. Okay, तो इनमें interaction हो रहा है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे ये बड़े लेवल पे हो, और ये complexity को increase होता है जैसे जैसे हम लोग hierarchy में ऊपर जाते हैं. right? Clear? समझ रहे हो? Any doubt so far? No, sir. No? You want to take a note? आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो पिछले ये में हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया था, that how the interaction results into the complexity of the organism. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंटरेक्शन हो रहा है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है. इट इज नॉट जस्ट लाइक कि हमने सेल्स को ऐड कर दिया, टिश्यू फॉर्म हो गया, बट इट इज बियॉन्ड दैट ऑल्सो. यानी कि यहाँ आप देख सकते हो कैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो कि स्पेस में अवेलेबल है, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं. दे आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर फॉर्मिंग द एटम्स. And these atoms are again interacting with other atoms, coming together, and thereby they are forming the compound. तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें, protons, atoms, and compound, they are regarded as a non-living entity. And as we move down this region, what we are going to see that the size and complexity of the unit is increasing. We can see यहाँ पे जो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है, अगर मैं आपको कह दूं कि देखिए आपके पीछे प्रोटॉन है,
तो व्हाट यू विल से, खुद मत बनाओ, जाओ अपना काम करो। व्हाई? क्योंकि वो दिखेगा थोड़ी, वी कांट सी। बट अगर मैं कहूंगा दैट देखो तुम्हारे पीछे लायन है, बिना देखे आप मेरे बात पे यकीन करोगे और भाग जाओगे। व्हाई? बिकॉज हो सकता है लायन खा जाएगा भाई, बाद में प्रूफ स्टडी करेंगे है या नहीं है, राइट? So these non-living entities, they also interact, and they interact in such a manner that they come together, and together they form the cells, and these cells then again interact in such a way to form the tissue. Tissues will again interact to form together organs. These organs will interact with the other neighboring organs to form the organ system, and of course the one organ system will interact with other organ system to form the complete organism, to form a complete organism. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लिविंग जो सिस्टम है वो सेल से चालू होकर ऑर्गेनिज्म तक जा रहा है, लेकिन वही जो नॉन लिविंग एंटिटीज है वो क्या है, प्रोटॉन से लेकर कंपाउंड तक है। तो एवरी एलिमेंट ओवर हियर आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर। अब इनमें से किसी एक को हाथ हटा दो, जस्ट ट्राई टू रिमूव एनीवन, तो क्या ये ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है? प्रैक्टिकली नो। अगर आप इस हायरार्की से किसी एक एलिमेंट को हटा दो तो स्पेस में ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। और इस फ्लो चार्ट से यही बात प्रूव हो रहा है, यही बात देखा जा सकता है दैट व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन इन दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म। Over this side you can see this is the physical hierarchy, how the physical entities are interacting with each other. Down over here you can see the biological hierarchy, how the biological elements are interacting with each other, right? Then you can see that the size and complexity of the units are increasing as we are moving down the hierarchy, whereas the size and complexity of the units are decreasing as we move up to the hierarchy. Okay, so over here we can understand one thing, that we are meant for fruitful interaction. So if somehow ego or anger or all these elements develop somehow, these are the things which will disrupt this interaction. If an organism possesses an anger, possesses an ego, it will disrupt this thing. It will disrupt this interaction, and all these interactions are very useful, very fruitful. This we have seen over here, right? So now any doubt over here in cellular organization? Sorry, No, sir. so we move ahead. We will next property जो हम लोग देखने वाले हैं, that is consciousness. Again, one of the very important property in living organisms is consciousness. Okay, so consciousness means what? Okay, it is a unique property. ये एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कॉन्शियसनेस। अभी हम लोग देखेंगे that all the living organisms from prokaryote, एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक प्रोकार्योट से लेकर कॉम्प्लेक्स यूकार्योट तक में दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं। वन इज दे कैन सेंस, and second is they can respond to environmental cues. Okay, like अगर Sir, prokaryote means प्रोकार्योट्स में जिनमें ट्रू न्यूक्लियर बाउंड्रीज नहीं होते हैं। ये हम लोग जब सेल टॉपिक के अंदर जब पढ़ेंगे तो हम लोग वहां समझेंगे कि प्रोकार्योट यूकार्योट में मेजर क्या क्या डिफरेंसेस है। अभी लेट्स कीप इट सिंपल। प्रोकार्योट मतलब जनरली सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें बस एक ही सेल होते हैं और उनमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो ट्रू बाउंड्रीज में एनकैप्सुलेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्रोकार्योट का मतलब इतना ही समझते हैं। अभी अब प्रोकार्योट ले लो चाहे यूकार्योट ले लो, उनमें दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दिखता है। एक कि वो सेंस कर सकता है और दूसरा कि वो रेस्पॉन्ड कर सकता है टू द एनवायरमेंटल क्यू। सपोज कीजिए अभी बारात जा रहा है,
इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल से अगर बारात जाए ना, ठीक है, और उसमें कुछ अच्छा अच्छा ब्यूटीफुल गर्ल्स डांस कर रही हो, तो लड़के लोग तुरंत विदाउट एनी टेकिंग एनी मच टाइम वो लोग तुरंत कोट टाइप पहन के आ जाएंगे, बस डांस करना चालू करेंगे। सो व्हाट दे डिड, फर्स्ट दे रिस्पॉन्ड, उनको दिखा, दे एक्चुअली सेंस, उन्होंने देखा अरे बाप रे इतना खूबसूरत लड़की लोग डांस करी, चलो जाके थोड़ा डांस कर लेते। वैसे भी इंजीनियरिंग में अब कोई मैकेनिकल ब्रांच हो या इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, वहां तो यू नो दीज आर नॉट अवेलेबल, तो उन लोगों ने सोचा चलो जाके थोड़ा डांस ही कर लेते हैं, है ना, एज एन हैप्पीनेस, राइट। सो दे हैव सेंस कि बारात आ रही है, और उनके बारात नहीं है भैया, किसका है, इवन दे डोंट नो। देन दे विल रेस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल क्यू, जब वहां दिख रहा है कि सब डांस कर रहा है तो दे विल ऑल्सो स्टार्ट डांसिंग। एंड इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र है तो भैया नागिन डांस कैसे नहीं रेस्पॉन्ड करेगा, तो दे विल डू द नागिन डांस, राइट। एंड वेरी यूनिक यूनिक डांस करेगा। कोई अगर इंजीनियरिंग वो वर्कशॉप चाहे तो हो सकता पाना और पेचकस लेके भी आ जाए, सामने वाला भी डर जाएगा कि हम बारात में जा रहे हैं कि जंग में जा रहे हैं, राइट। सो दीज आर द एनवायरमेंटल क्यूज जिसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करते हैं। तो सिमिलरली एक ग्लास में आप बैक्टीरिया को ले लीजिए और उसको रूम में रखे रहिए, ठीक है, वो ऐसा बैक्टीरिया जो आपके रूम में ही ग्रो करेगा। अब आप उसको उठा के सनलाइट में लेके चल जाओ, तो वो बैक्टीरिया क्या है, ऑर्गेनिज्म जो है दे रेस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल क्यूज, जो भी उनको एनवायरमेंटल क्यूज दिया जा रहा है, और ये हम लोगों ने बैक्टीरिया के एग्जांपल से समझा, राइट। देन व्हाट वी कैन सी, यहाँ पे एग्जांपल्स भी मैंने दे रखा है, तो एग्जांपल में हम लोग क्या देख सकते हैं, दैट सर्टेन ऑर्गेनिज्म हैंडलिंग केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडी। अभी जैसे हम लोगों ने सिंपल एक मेडिसिन खाया, मान लीजिए हम लोगों ने एक मेडिसिन लिया, तो हमारे जो अंदर में जो सेल्स है वो अकॉर्डिंगली एक्टिव हो जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट टू रेस्पॉन्ड टू दैट केमिकल रेजिम व्हिच हैज एंटर्ड इन आवर बॉडी। और ये हम लोग डिटेल में समझेंगे लिवर और किडनी को जब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर में कि कैसे ये रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन रिस्पॉन्ड करना इंपॉर्टेंट है। अभी मान लीजिए कि मुझे वैक्सीन दिया जा रहा है और वो वैक्सीन रिस्पॉन्ड ही ना करे, देन देयर इज नो यूज ऑफ टेकिंग दैट वैक्सीन। एंड वो वैक्सीन देने के बाद क्या अंदर में रेस्पॉन्स सिस्टम जनरेट होगा, ये बहुत ही खूबसूरत सा मैकेनिज्म है जो हम लोग समझने वाले हैं इम्यूनोलॉजी जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे। देन सिमिलरली प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो सनफ्लावर ले लीजिए, सनफ्लावर लेके आप जहां जहां लाइट दिखेगा वो वहां, सनलाइट जहां दिखेगा वो वहां मूव कर जाएगा, तो दे आर एक्चुअली रेस्पॉन्डिंग टू द एनवायरमेंटल क्यूज। नाउ इसमें एक यूनिक बात क्या है ह्यूमन बींग्स के बारे में। ह्यूमन बींग्स में एक यूनिक फीचर है जिसको हम लोग संस्कृत टर्म में क्या कहते हैं, जीव भव। अब ये जीव भव का मतलब क्या होता है, इट मीन्स इन जनरल सेंस में कहें आप शादी पार्टी में जाइए तो वहां पे जो मिसेस वर्मा ने क्या ज्वेलरी पहना, कौन सा लिपस्टिक पर्पल ब्लू रेड पिंक लगाई है, ठीक है, वो लगाने के बाद वो चमगादड़ दिख रही है या इंसान दिख रही है, ये वो वेरीफाई करेगी कि बाकी लोग मेरे को देख रहे हैं। तो शी इज ट्राइंग टू यू नो ट्राइंग टू फील हरसेल्फ कि मैं कैसे दिख रही हूँ, ठीक है। अगर गलती से मिस्टर वर्मा ने तारीफ नहीं किए या कह दिए कि क्या चमगादड़ जैसा दिख रही है, तो भैया उस दिन फिर हो जाएगा थर्ड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन्स, एक्चुअली इट मीन्स दैट आई एम रेस्पॉन्डिंग टू माई सेल्फ, हाउ आई एम फीलिंग, हाउ आई एम एक्सप्रेसिंग, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ कॉन्शियसनेस। और ये बहुत ही ब्रॉड, Is this self-obsessed? हाँ उसको अब जो इंग्लिश के जानने वाले हैं, जो लोग इंग्लिश को स्टडी करते हैं, उन लोगों ने इसमें से एक टर्म और निकाल के ले आया, सेल्फ ऑब्सेस, राइट। तो ये जीव भाव जो है ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड मीन्स काफी ब्रॉड। अब इसके ऊपर जब स्टडी हुआ तो हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि सब जो हैं, दे स्टार्टेड टू dig out the thing, वो लोग अपने बारे और जानना चाह रहे, why they are existing, why the molecules are existing। तो जब ये इतना डेप्थ लेवल पे चला जाता है तो वहां पे वो लोग कई सारे सुपरफिशियल पावर्स डेवलप कर लेते हैं, ये आप देखे होंगे, ये आप सुने भी होंगे।
तो इसका ही एक फॉर्म है योगा, जो आजकल बड़ा फेमस चला हुआ है योगा। हाँ, तो ये भी इज वन ऑफ द योगा मेडिटेशन। ये एक इसी का कॉन्सेप्ट है जीव भाव। ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन अ सिंगल लाइन। हाँ, लेकिन अगर चलती भाषा में अगर देखा जाए तो मैंने जैसे कहा ना कि आज मैं मेकअप के बाद कैसे लग रही हूँ, वो दिस इज सेल्फ कॉन्शियसनेस in short, as a common people concept. So consciousness or the chetana tattva, this is again a Sanskrit term. It's again a Sanskrit term that consciousness, जिसको संस्कृत में हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही कह दिया that all living organisms possess this chetana tattva, out of which the human being possesses the jiva bhava. तो सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो चेतन तत्व इज द यूनिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी में ये पोजेस करेंगे, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो या फिर हमारे जैसा एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग हो, सभी में ये जो चेतन तत्व है ये पोजेस होगा। और ह्यूमन बीइंग में बड़ा इंटरेस्टिंगली चेतन तत्व के साथ साथ जीव भव यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस भी पोजेस होता है। हाँ, का मीनिंग क्या है नीचे वाला संस्कृत वर्ड का? चेतन तत्व consciousness, चेतन तत्व consciousness. Okay. Now let us move to some other. We are going to see some other characteristics, some other features of the living being, living organism. अब इनमें दो इम्पोर्टेंट फीचर्स, ऐसे फीचर्स बहुत सारे हैं, लेकिन वी विल डिस्कस द टू एसेंशियल और इम्पोर्टेंट फीचर्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इनमें जो पहला आ जा रहा है दैट इज द मॉर्फोजेनेसिस। अब ये मॉर्फोजेनेसिस जो है ना, ये ग्रीक टर्म है। जो बहुत सालों में जो बायोलॉजी बैठ के पढ़ रहे थे या पढ़ा रहे थे, वो लोग ग्रीक और लैटिन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहे थे। तो जो भी टर्मिनोलॉजी, ज्यादा से ज्यादा टर्मिनोलॉजी आते हैं वो ग्रीक से डिराइव्ड है या फिर लैटिन से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो ये ग्रीक टर्मिनोलॉजी है जहां पे मॉर्फो का मतलब क्या होता है, फॉर्म, एंड जेनेसिस का मतलब होता है डिसेंट, यानी वो किस फॉर्म से डिसेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये मॉर्फोजेनेसिस इसको कहते हैं। ठीक है, नाउ अब ये मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है कि ये जो एक चेंजेस, जो एक ग्रेजुअल चेंजेस देखे जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट में, उसको मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। अभी सबसे पहले क्या होगा, एक एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो एक ह्यूमन मेल जाइगोट आएगा और एक ह्यूमन फीमेल जाइगोट रहेगा। दोनों क्लब करेंगे, फ्यूज करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जाइगोट फॉर्मेशन होगा। जाइगोट फॉर्मेशन फर्दर उसमें डिवीजन चलता रहता है, ये मॉर्फोजेनेसिस उनमें चल रहा है। तो ये कहां तक पहुंचेगा, ये ब्लास्टुला स्टेज तक पहुंचेगा। ये ब्लास्टुला स्टेज क्या है, ये जब हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट बायोलॉजी जब पढ़ेंगे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, तो वहां और डिटेल में इसको समझेंगे। लेकिन अभी इन शॉर्ट इसको ये समझते हैं कि ये जाइगोट ब्लास्टुला फॉर्म करेगा। और ये ब्लास्टुला मतलब क्या है, इट इज द स्फीयर ऑफ सेल सराउंडिंग द ब्लास्टोसिल। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा और बीच में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर ये होगा जिसको हम लोग ब्लास्टोसिल कहते हैं। और ये ऐसे सेल्स इसको सराउंड किए रहेंगे, राइट। तो इट इज नोन एज द ब्लास्टुला। अब ये ब्लास्टुला फर्दर चेंज होगा एंड इट विल फॉर्म द गैस्ट्रोला। यहाँ पे मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन देखा जा सकता है, यहाँ पे मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन देखा जा सकता है। और ये फिर गैस्ट्रोला क्या करेगा आगे, एज अ मिनिएचर इंडिविजुअल, यानी आप जो देख सकते हो एक छोटा सा बेबी जो है वो अपने मदर के वूम में रहेगा, एंड देन फिर आफ्टर द बर्थ उसमें भी फिर फर्दर डेवलपमेंट दिखेगा। वो छोटा सा बेबी जो है कैसे एक मैच्योर इंडिविजुअल फिर से बन जाता है। तो ये जो एक सिस्टमेटिक चेंजेस जो हमने ऑब्जर्व किया, इसको एक्चुअली मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। सेकेंड जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ये एडेप्टेशन। एडेप्टेशन तो बोला जाता है, ये भी एक लैटिन टर्म से आया है, वो ग्रीक टर्म से था, ये लैटिन टर्म से। यहाँ पे एड का मतलब होता है क्या, टुवर्ड्स, एंड एप का मतलब होता है एडजस्ट। अब ये जो एडेप्टेशन है, बोला जाता है भैया इंडिया से बेहतर, इंडियन से बेहतर और कोई एडजस्ट कर ही नहीं सकता है।
अगर वो दोस्त के पार्टी में जाना है, किसी दोस्त से कपड़ा उधार लिया, वो टाइट हो रहा है तो उसको भी एडजस्ट करके पहनेगा। ठीक है, कोई भीड़ भाड़ वाली बस में आगे खड़ा होने का जगह नहीं है, ऐसे करके साइड हो जाएगा, लेकिन वो भी एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो एडजस्टमेंट इंडियंस के जीन्स में इनकॉर्पोरेट हो गया है। ठीक है, ये लोग बहुत मस्त एडजस्ट कर देता है, इनको उठा के कहीं के भी जंगल में रख दो, एडजस्ट कर जाएंगे। हमारे जो वीर सिपाही हैं, जो पता नहीं कितने कितने -16 डिग्री 14 डिग्री में रहते हैं, वो लोग भी कितना जबरदस्त एडजस्टमेंट कर रखे हैं। उतनी एक्सट्रीम ठंडक में, कोल्ड में, स्टिल दे आर सर्वाइविंग। तो ये क्या है, ये एक एडेप्टेशन है, राइट। दिस इज जो एडेप्टेशन है, ये दो तरह का है। ये जो एडेप्टेशन है ये दो तरह का है, हम लोग देखेंगे कौन कौन से हैं। ये एक शॉर्ट टर्म हो गया, एक लॉन्ग टर्म हो गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि एडेप्टेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, ये एडेप्टेशन का इंपॉर्टेंस, अगर मान लीजिए वो भीड़ भाड़ वाली बस में होते हैं ना, कोई मेम साहब आ गए या बड़ा बाबू आ गया, वो बोलेगा ना उतना भीड़ वाले बस में हम नहीं जाएंगे, तो वो बेचारा गर्मी में झुलसता रहेगा और यहाँ पे भीड़ वाली बस आते रहेगी। हाँ, अगर वो थोड़ा सा एडजस्ट कर ले तो वो जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन में पहुंच सकता है। ठीक है, so it means what? It allows us to overcome the seasonal and other changes in the environment. बोला गया है कि जो एडजस्ट नहीं करेगा वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अब हमारे डायनासोर को देख लो, बड़ा ईगो था, एडजस्ट नहीं करेंगे हम। आज के डेट में दिखता है डायनासोर? तो छोटे छोटे रबड़ वाले फॉर्म में दिखेगा, ओरिजिनल में दिखेगा? और दिख भी जाए तो फिर आप लोग भाग जाओगे छोड़ के, है ना, कि डायनासोर आ गया भागो। नो, अब ये जो दो टाइप्स है एडजस्ट ये एडेप्टेशन के, एक हो गया शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। ये जो शॉर्ट टर्म है ये डेवलप करता है विथ रिस्पॉन्स टू सम स्पेसिफिक कंडीशन। कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन दे दिया जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन दिया जाएगा, और ये टेम्पररी होता है, मतलब वो कंडीशन हटा दो वो एडेप्टेशन हट जाएगा। ठीक है, कंडीशन के साथ ये एडेप्टेशन हट जाता है। अब इसमें इसका कोई रोल नहीं है एवोल्यूशन के साथ, एवोल्यूशन में ये कोई रोल नहीं है। अभी आप लोग शायद वो ये शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन का एग्जांपल देखे होंगे अपने टीवी सीरियल में। उसमें कैसे एक एडवर्टीजमेंट आता है, बोलता है मेंटोस, मेंटोस वाली जिंदगी कुछ और होती है, मेंटोस के पहले वाली जिंदगी कुछ और होती है ना। मेंटोस खा लीजिए, आपके अंदर एडेप्टेशन आ गया, ठीक है, और उसके बाद फिर जो आंसर आएगा वो कुछ अलग किस्म का है। लेकिन जहां मेंटोस गायब, आप फिर बैक टू वही ओल्ड ये में आ गए। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक एडेप्टेशन है, ये एक शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन है। मेंटोस खाइए भैया, मेंटोस वाली जिंदगी हो जाओगे, राइट। नेक्स्ट, इसका कोई रोल नहीं है एवोल्यूशन के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सीड डोरमेंसी, कई बार क्या होता है कि सीड जो है टेम्परली अडॉप्ट कर लेता है शॉर्ट टर्म के लिए, जब तक उसको प्रॉपर सॉइल या न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है तो तब तक वो जर्मिनेट नहीं करेगा, तो ये एक शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन है। लॉन्ग टर्म के केस में क्या है, ये एक यूजफुल चेंजेस होता है। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन में, पास्ट के एवोल्यूशन में कुछ सर्टेन चेंजेस हुए थे, और ये मेंट होता है टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट। अगर ये नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। तो एनवायरमेंट के साथ साथ थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट हमारे पास में हो रखा है, जिसके वजह से वो थोड़ा चेंजेस दिख रहा है, ये लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, अभी कैंगरू देखियो, कैंगरू पहले वो 4 पैरों में चल रहा था, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, उसने अपना पूंछ को भी अपना 5वां पाँव बना लिया। तब इससे क्या होता है, वो अपना पूंछ के सहारे आराम से खड़ा होकर देखता है कहीं कोई प्रीडेटर तो नहीं है, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये परमानेंट एडजस्टमेंट हुआ एनवायरनमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि जहां पे वो रहता था वहां बहुत ऊंचे ऊंचे ग्रासेस है, जहां से देख पाना थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है कोई प्रीडेटर छुपा हुआ होगा, तो वो क्या करेगा, वो यूं अपना टेल को ही अपना 5th लेग बना लिया। ठीक है, तो ये एक चेंजेस हुआ, एक छोटा सा ही चेंजेस हुआ, लेकिन परमानेंट चेंजेस हुआ। अब कैंगरू का बच्चा भी वही वैसा ही करेगा, वो अपने टेल को 5th लेग की तरह यूज करेगा, जस्ट टू चेक आउट एनी प्रीडेटर इज देयर और नॉट। अभी एवोल्यूशन के केस में क्या है देख लो। हमारे केस में ऐसा बोला जाता है, वी हैव डिसेंट फ्रॉम समवेयर फ्रॉम द चिम्स, चिम्स आर आवर एंसेस्टर्स। तो चिम्प को देखा जाए तो वो क्या है, उसके पूंछ होते हैं। आज के डेट में हमारे पूंछ है नहीं है। काश अगर पूंछ होता तो आधा से ज्यादा गांव के बच्चे सब या शहर के आदमी सब आम के पेड़ में लटक के आराम से मैंगो तोड़ रहा होता।
लेकिन थैंकफुली ये पूंछ रिक्वायर्ड नहीं था इन अवर एनवायरमेंट, तो ये पूंछ हट गया। नहीं तो पता चला जीन्स पैंट पहने रहते, पीछे से पूंछ ऐसे ऐसे लहरते रहता, तो सोच लीजिए कैसा लगता है। तो ये एवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से ये पूंछ हट गया, राइट। तो आप में से किनको पूंछ अभी पसंद है? आप अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो बोलिए कि पूंछ होता तो कितना बढ़िया होता है ना। तो ये जो चेंजेस है ये परमानेंट हुआ, इसके एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस है। अगर ये चेंज नहीं होगा, जो दोज हु फेल टू अडॉप्ट सर्टेन चेंजेस अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। एंड दिस हैज एन एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस। ये एवोल्यूशन में कुछ सर्टेन मतलब स्पीसीज में कुछ सर्टेन चेंजेस लाएगा, तो ये एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस भी रखता है। तो इसी के साथ हमारा जो लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये एंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने एडेप्टेशन देखा। अब ये एडेप्टेशन के वजह से क्या है, सर्टन वेरिएशंस आए और वेरिएशन से सर्टन चेंजेस आए। तो अभी हम लोग यही बात को आगे बढ़ाकर देखेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, कैसे लिविंग वर्ल्ड में सर्टेन चेंजेस आए, सर्टेन परमानेंट चेंजेस आए जिसके वजह से डाइवर्सिटी हुआ। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आपको ये समझ आया? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।